और आज इसी कड़ी में आईपा की टीम इलाहाबाद के ईश्वर सदन पीजी कॉलेज में पहुंच चुकी है और हमारे साथ सचिन सिंह राजकुमार जी मौजूद हैं जो सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आईपा के मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आईपा टीम का पूरे। हाँ। सर आप सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं इस कॉलेज के। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम छात्रों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है आजकल। हाँ। दिनों प्रतिदिन देखा जाए तो शिक्षा एक कहते हैं कि एक आम इंसान के लिए कठिन होती जा रही है। शिक्षा का सबसे बड़ा दौर ये है कि अगर आज आपको शिक्षित होना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है पैसे की। अगर आज हम बड़ा से बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं चाहे अगर हम अपनी स्वयं की बात करें, अगर आज हमने बीए किया तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं एक रीज़न ये भी था, पैसे की प्रॉब्लम थी। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात हम लोग भी जब हम लोगों ने इंटर साइंस से किया, यूपी कॉलेज में बनारस से इंटर किया हुआ हूँ। और वहाँ पे मेरे भी मैथ्स में 96 नंबर थे और केमिस्ट्री में 87 और फिजिक्स में 85। चाहता तो मैं बीटेक कर सकता था और बीटेक करके आगे अपनी लाइफ़ को और भी अच्छा बना सकता था। लेकिन क्या है कि पैसे की समस्या की वजह से मुझे सबसे सस्ती पढ़ाई बीए करना पड़ा, कि जो मैं गाँव से भी कर सकता था, लेकिन हमने बीए भी मैंने करना चाहा तो एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे हमने सोचा कि एक ऐसे प्रांगण से करूँ कि जहाँ से बीए करने के बाद भी हमें मतलब कि बेरोज़गार की मतलब कि लाइन में ना रहना पड़े। इसीलिए मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं, आप अपनी समस्या भी बता रहे हैं। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे आप किस रूप में देखना चाहते हैं? पहले की जो थी वो अलग बात। तो आगे की हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन की शिक्षाएँ हों, चाहे वो बीटेक की शिक्षाएँ हों, चाहे वो कैसी भी शिक्षाएँ हों, अगर हमारे सभी समाज के लोगों के लिए हम चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था को निःशुल्क किया जाए। मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे भारत के लोग शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहभाग कर सकें, और जिससे शिक्षा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो कहने का मतलब उससे तमाम तरह की जो हमारे समाज की समस्याएँ हैं, जो हमारे बहुत सारी बुनियादी समस्याएँ हैं, उसका हम हल कर सकते हैं और एक अच्छी शिक्षा से एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी भारत में जितने भी कॉलेजेज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, सभी शिक्षा पे ध्यान देती है, लेकिन बच्चों को ये प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं देती और आज बेरोज़गारी सबसे बड़ी मुद्दा हो चुकी है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था एक ट्रेडिशनल के रूप में चलती आ रही है। जैसे जिसका आपने अभी देखा होगा कि नई शिक्षा नीति लागू किया बीजेपी सरकार ने। सबसे बड़ी बात ये है कि कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है। तो इसलिए हमें ट्रेडिशनल शिक्षाओं को थोड़ा-सा रूपांतरित करना पड़ेगा। जैसे हम इंटर के छात्र हैं, तो इंटर के बाद ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब कि अगर हमारा बड़ा भाई बीए किया, तो हम भी बीए ही करें। अगर जैसे बच्चों की रुचि की सबसे बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी कि बच्चे का रुचि किसमें है। बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज़ हाँ, में? बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, कि वो सच में जैसे अब क्या है, पिताजी मास्टर हैं तो अपने बच्चे को भी मास्टर बनाना चाह रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कि पिताजी मास्टर हैं तो बच्चा भी मास्टर हो, बच्चे का भी कॉन्शियस माइंड उन्हीं की जैसा हो। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले बच्चे की रुचि पे ध्यान दें, और दूसरी जो हमारी ट्रेडिशनल शिक्षाएँ हैं, मतलब कि जो हमारे लगातार चलती आ रही है, इसमें थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है। और हमारी जो जैसे कहने का मतलब कि अगर हमें पढ़ाया जाता है कि अभी अभी हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे आपस में कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। हाँ। तो वास्को डी गामा 1600 में आया, क्या उसके पहले भारत खोया हुआ था क्या? उसके पहले भी हमारे कई सारे राजा, हर्षवर्धन और तमाम तरह के साक्ष्य मिलते हैं। सेल्यूकस निकेटर आया, फायान देश का यात्री आया। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ट्रेडिशनल जो हमारी चलती आ रही है, उसमें थोड़ी-सी बदलाव की ज़रूरत है, और शिक्षा पद्धति को एक सही क्रम से व्यवस्थित किया जाए, जिससे छात्रों को उसका सच में उसका उपयोग मिले और उससे छात्र अपना जीवन सफल बना सके। भारत 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन भारत में अभी भी शिक्षा बजट पे महज़ 2.67% ही खर्च होते हैं, उसमें भी बच जाते हैं। आप एक छात्र नेता हैं, आप इसको किस कदर देखते हैं? देखिए, क्या है कि सच बात है तो भारत अपने जो शिक्षा बजट में जो आप बता रहे हैं, इसको अभी शायद मेरे समझ से 6% की बात हुई है कि 6% बजट का खत्म मतलब इसको खर्च करना चाहिए, और हमारे हिसाब से इसको और भी बढ़ाना चाहिए, कि क्योंकि अगर हम अपने ग्रोथ रेट से अगर मान लीजिए इसको 10% कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा व्यवस्था में, जैसे क्या है कि लाइब्रेरी में जो किताबें हमारी पड़ी हुई हैं, पुरानी की पुरानी पड़ी हैं, हर साल वो चेंज नहीं हो रही हैं। अब वही हम पढ़े, वही हमारा जूनियर पढ़ा, मतलब वही क्रम वाइज़ चल रहा आ रहा है। कहने का मतलब कि जब वहाँ पे हम नई किताबें लाएँगे, नई व्यवस्थाएँ करेंगे और जीडीपी अपना बढ़ाएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको में बस नाम की यूनिवर्सिटियाँ रह गई हैं। ना उसमें शिक्षक की भर्ती हो रही है, ना अगर फिजिक्स का प्रोफ़ेसर है तो वो भी मतलब कि केवल 2-4 हैं जो अपने पूरे डिपार्टमेंट को सँभाले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षक की भर्तियाँ हो रही हैं, या फिर जो हमारे प्रोफ़ेसर बन रहे हैं, या जो जो मतलब पढ़ा रहे हैं, वो एक सुव्यवस्थित सरकार के एक मतलब ऐसे
क्रम से आएँ कि मतलब कि जो बच्चों को सच में पढ़ाने में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा समस्या हो रही है कि टीचर का क्लास है लेकिन टीचर क्लास नहीं ले रहा। तो अच्छा, इसे आप एक छात्र नेता हैं, क्या यहाँ जितने भी टीचर्स आते हैं, क्या उनमें गुणवत्ता होती है? क्या वो बच्चे को सही तरीके से पढ़ा पाते हैं? देखिए मैं किसी गुरु तो सबसे महान होता है, कहते हैं कि गुरु गुरु ब्रह्म है, लेकिन मैं गुरु की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छात्र के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि देखिए जैसे अगर 10% से टीचर्स यहाँ आ रहे हैं, तो 10% में 2% को छोड़ दिया जाए तो बाकी टीचर के अंदर कोई भी गुण नहीं है। सच बताएँ तो वही रटी-रटी पढ़ाई बता रहे हैं। सच बताएँ तो टीचर टीचर का मतलब ये कहने का सेंस है कि मतलब वो पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। वो तो पॉलिटिकल एक बहुत तो बड़े-बड़े क्या राजनेता हैं। सरकार को कोई एक ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे यूजीसी नेट तो हमेशा आज नहीं बहुत पहले से चलती आ रही है। इसके अलावा कोई ऐसा एग्ज़ाम लिया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता को चेक करके बच्चों के पास भेजा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि ज जैसे कि जो टीचर्स का यूजीसी तो अपना काम करती है बहुत अच्छे से, मतलब कि टीचर्स की गुणवत्ता, लेकिन क्या है उसमें भी कुछ ऐसे कारण हैं कि जो ऐसे लोग आ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यही निवेदन करूँगा सरकार से कि कुछ ऐसी परीक्षाएँ, कुछ ऐसी व्यवस्था वो अपने हिसाब से सेट करें, जैसे टीचर का जो सिलेक्शन हो, टीचर का जो चयन हो, एक ऐसे टीचर का हो जो सच में उसके अंदर टीचर के गुण हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि हम टीचर कहने को हो गए लेकिन हमें पढ़ाने का ढंग ही नहीं पता। तो इसलिए ऐसे टीचरों का सिलेक्शन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। भारत में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, लेकिन विश्व के लेवल पे देखें तो कोई भी 500 के अंदर भी लाई नहीं करती है। इस पे आपको क्या कहना है? भारत सरकार ऐसा क्या कदम ले? आप एक छात्र नेता हैं, आप अपना सुझाव रख सकते हैं। आप सरकार ऐसा क्या कदम ले कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और बेहतर कर सके? देखिए, सबसे पहली बात कि आप बहुत सही बात कहा कि जैसे कि अभी धीरे-धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी रैंक धीरे गिरता जा रहा है, अभी 200-300 से नीचे जा रही है। तो कहने का सेंस है ऐसे पदों को भरा जाए और शिक्षक ज़्यादातर शिक्षक अपनी क्लास लें, बच्चों के पढ़ाई का जो इंटरेस्ट जो माहौल था ती कोरोना काल से तो पूरा माहौल बिगड़ चुका है। ना छात्र पढ़ना चाह रहा है, ना शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को फिर से पुराने की तरह मतलब कि क्लासेस चलें, बच्चे रेगुलर हों, हाँ? और फिर वही कहते हैं कि मतलब कि जैसे जो इनोवेटिव पढ़ाई हो, थोड़ा-सा एक रिसर्चिव पढ़ाई हो, मतलब ये नहीं कि मतलब कि जो हमारा सिद्धांत बन चुका है, जैसे बीए में पढ़ते हैं तो बस थ्योरेटिकल पे हाँ, अब नहीं। जितना ध्यान दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिकली भी हमें थोड़ा-सा कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा शिक्षा पद्धति बदल सकता है और हम कुछ आगे कर सकते हैं। आप सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं, अगर आपको एक दिन शिक्षा व्यवस्था के किसी मंत्रालय में बिठा दिया जाए, आपको मौका दिया जाए, तो आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस कदर बदलना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि मैं शिक्षा मंत्रालय में पहले लेकिन हाँ, अपना ओपनिंग व्यू पला रख सकता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे जो हमें पढ़ाया जा रहा था, मैंने उन पाठ्यक्रम पद्धतियों में बदलाव करूँगा। क्योंकि इसलिए बदलाव करूँगा क्योंकि देखिए, जब हमें सही पता होगा तभी हम समाज में सही संदेश दे सकते हैं। क्या पता कि वो हमें जो सही मिलना था इतिहास में आपको पता होगा कि बहुत सारे हेर-फेर हुए, बहुत सारी पुस्तकोों को जलाया गया, बहुत सारे मतलब कि इतिहास को बदला गया। तो हम पहले समाज को सही बताना चाहेंगे कि समाज को सच क्या है, वो मिले। क्या लगता है आपको भारत की शिक्षा को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको भी? हाँ जी, लग तो रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राइवेटाइज़ेशन करने का भी एक कारण रहा है कि सरकारी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो सुदृढ़ नहीं हैं। कहने का मतलब कि सरकारी टीचर जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। आजकल हम हो चाहे आप हों, किसी के घर का बच्चा आप ही बता दीजिए आपके घर का कितना बच्चा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर से कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि यहाँ के टीचर पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। और वो भी जो बच्चे आते हैं, वो लोग ज़बरदस्ती सरकारी टीचर घर पे लेके आ रहे हैं। तो कहने का सेंस है कि अगर हमारी सरकारी जो स्कूल है, अगर उसको सुदृढ़ किया जाएगा, वहाँ पे तब बच्चे इंटरेस्ट रखेंगे जब उनकी भी व्यवस्था सारी प्राइवेटाइज़ेशन की तरह होगी, तभी सरकारी स्कूल अच्छे से चल पाएँगे। एक अच्छे समाज और सुदृढ़ समाज के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है। तो क्या इस देश के सभी बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, इस पे तो मैंने आपसे पहले भी बोला कि एजुकेशन चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो कैसी भी शिक्षा हो क्योंकि एक गरीब इंसान शिक्षा नहीं ले पा रहा। जैसे कि अभी एक लड़का है, जो गरीब परिवार से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा है। बीएससी नर्सिंग की फीस है जो सरकारी कॉलेज है उसमें सीटें लिमिटेड हैं और लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस 5 से 6 लाख रुपए है। तो 5 से 6 लाख रुपए एक मध्य क्लास फैमिली के लिए बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे एजुकेशंस में मतलब कि तमाम तरह की ऐसी जो शिक्षाएँ हैं, उनके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए और सबसे बड़ी बात समाज शिक्षा वह हथियार है जिस पे हम मतलब कहने के बाद समाज के हर एक कार्य में एक काम आपको कारगर साबित हो सकता है। नेल्सन मंडेला का कथन है। तो हमारे कहने का मतलब शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और हर तभी हमारा एक समाज शिक्षित होगा जब हम शिक्षा को सुगम बनाएँगे, सरल बनाएँगे। तभी हम समाज के हर वर्ग को शिक्षा पहुँचा पाएँगे।
आप आईपा की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? आईपा हर वर्ग में जाता है, हर हर तबके के लोगों के समस्याओं को उठाता है, हर लोगों से मिलता है। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आईपा की टीम को पहले तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं क्योंकि ये निष्पक्ष बिना नॉन पॉलिटिक मतलब ये कहना है कि एक राजनीतिक समूह न हो करके, हाँ। ये हर एक वर्ग, हर एक समूह, हर एक छात्र के बीच में जा रही है। जो छात्र के हित की बात करे, जो छात्र के हित के मुद्दे हैं, उसको उठा रही है। मैं इसके लिए आईपा की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे ही आप और भी जगह जाइए और भी छात्रों के विचार लीजिए और हम जो भी छात्र के लिए कर सकते हैं, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और आपके साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सचिन सिंह राजकुमार जी, जो सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं इस वर्ष पीजी कॉलेज से। ऐसे ही आईपा के साथ आप लोग बने रहिए।